वेलकम स्टूडेंट। अब आज हम देखते हैं पार्ट 6 चैप्टर 14 का। ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा हम लोग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हुए आए थे। अब हम पढ़ते हैं CSR, इट मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अलग से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि उसमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम इससे पहले पढ़कर आए थे वो और इसमें केवल और केवल यहाँ पे एक नया वर्ड लग गया है, सी। कौन सा? सी मीन्स कॉर्पोरेट। ठीक है, इट मीन्स निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं क्या कि CSR इज viewed as comprehensive set of policies, practices and program that are integrated into the business operations decisions making process throughout the company and include responsibility for the current and past actions as well as future impact। कि CSR एक तरह से इस दृष्टि से देखा जाता है कि जहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उन पॉलिसीज़ को जो है कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति। ठीक है, और बिजनेस ऑपरेशन डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर निर्णय भी लिए जाते हैं, प्रोसेस थ्रू आउट द कंपनी के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं एंड इंक्लूड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करंट एंड पास्ट। ठीक है, और साथ में उत्तरदायित्व तो भी बताया जाता है कब के लिए? करंट, वर्तमान के लिए, पास्ट के एक्शन जो पास्ट में जो हमने भूतकाल के अंदर जो हमने क्रियाएं करी वो, और एज वेल एज फ्यूचर इम्पैक्ट, और आने वाले फ्यूचर के प्रभाव के, यानी भविष्य में आने वाले प्रभाव के लिए। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि CSR के अंतर्गत क्या है कि कंपनीज जो होती हैं, यानी ठीक है, जो कंपनीज हैं उनका एक तरह से लायबिलिटी या उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक सेक्शन के अंतर्गत कंपल्शन कर दिया जाता है कि प्रत्येक कंपनी को इतना % कम से कम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी के अंतर्गत अपना एक्सपेंडिचर करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के उत्थान के लिए प्रत्येक कंपनी को यह आवश्यक है कि वह अपने इनकम का और प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ में खर्च करेगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको? ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब अब आगे देखिए कि सामान्य शब्दों में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति जो हित हैं के लिए किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक क्रिया गतिविधियों से है। यानी समाज के अंतर्गत जो विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं उन गतिविधियों को किसके लिए किया जा रहा है? समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? CSR। चलिए, यहाँ तक तो अब आपको CSR का मतलब समझ में आ ही गया। ठीक है, ये अब हम देखते हैं इसको इसके कुछ प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, कंपनी जो है पहले सिर्फ क्या करती थी, क्या हाँ कह के जो है एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम बता देती थी, हाँ हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कंपनीज एक्ट हैं इसको बना 2018, इसके तहत क्या किया गया? कंपल्शन किया गया सेक्शन 135 के तहत। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया है सेक्शन 135 CSR। इसके तहत क्या हो गया? कंपल्शन कर दिया गया हर कंपनी को कि वो बाकायदा CSR में इन्वेस्ट भी करेगी और उसके बाद में अपनी उससे वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करेगी। ठीक है, क्योंकि कई कंपनीज क्या है इस तरह का काम कर तो देती थी लेकिन उन्हें कम करती थी और ज़्यादा दिखाती थी, या नहीं करती थी और दिखा देती थी। अब क्या हुआ, अब ये नियम ही हो गया है कि उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर शो भी करना पड़ेगा और उसके अलावा उसको एक CSR कमेटी का गठन भी करना होगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है एप्लीकेबिलिटी, इट मीन्स लागू होना। CSR is applicable to every company having net worth of ₹500 करोड़। CSR उन सभी कंपनी के ऊपर लागू होता है जिसकी नेट वर्थ यानी जिसकी कुल संपत्ति कितनी है? 500 करोड़ रुपए, और टर्नओवर ₹5 करोड़, और जिसका जो टर्नओवर यानी जिसकी जो लाभ है वो कितना है? 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए शैल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, उसे एक CSR कमेटी भी गठित करनी होगी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें 3 या 3 से अधिक डायरेक्टर होने आवश्यक हैं।
आउट ऑफ एटलीस्ट वन डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट, और उन 3 में से एक डायरेक्टर जो है वो कौन होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, यानी कि उन दोनों डायरेक्टर में वो इंक्लूड नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा, अपनी इच्छा से जो है उसके अंदर वो आएगा और आपके उसमें जो है कमेटी में वो ज्वाइन होगा। आगे आपको समझ में क्या मतलब हुआ, ये CSR किस किस पे लागू होता है। एक तो जिसकी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, 5 करोड़ जिसका कम से कम क्या है टर्नओवर है, ठीक है, कितने ईयर का, 3 ईयर का, ठीक है, और CSR कमेटी। और इसके अलावा इसका क्या रूल हो गया, कम से कम 3 है ना, जो हैं डायरेक्टर्स होंगे और जिनमें 1 इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी, किस कमेटी के कार्य क्या क्या हैं। CSR कमेटी जो है एस्टेब्लिश तो हो गई, अब उसके काम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है recommend to board CSR policy which indicate activities to be undertaken by company, कि वह क्या करेगी, सबसे पहले CSR कमेटी की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंतर्गत वो CSR की जो पॉलिसी है उसको वो बताएगी और उसको एक तरह से अप्रूव करेगी। ठीक है, यानी मतलब ये हुआ कि जो CSR कमेटी जो गठित हुई है वो गठित निर्णय करेगी कि उनके द्वारा CSR पॉलिसी क्या बनाई गई है और उसको अप्रूव्ड करवाना भी CSR कमेटी का काम होगा। ठीक है, सेकंड रिकमेंडेड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड। इसके अलावा वो ये भी तय करेगी कि वो कितना अमाउंट जो है CSR यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कितना अमाउंट खर्च करने वाली है। और थर्ड मॉनिटर CSR पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके अलावा जो CSR का जो वर्क है ना, जो पॉलिसी जो थी उस पॉलिसी को टाइम टू टाइम मॉनिटर, उसको ऑब्जर्व भी करना CSR कमेटी का काम होगा। ठीक है, आगे समझ में क्या कि एक तो सबसे पहले वो जो CSR की जो पॉलिसी है उस जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो उसको वो अप्रूव्ड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कि जो भी आप खर्चा है उसको भी वो अप्रूव्ड करेगी कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मॉनिटर जो पॉलिसी है उसको वो मॉनिटर भी करेगी, यानी उसको ऑब्जर्व भी करती हुई रहेगी। ठीक है, तो ये 3 वर्क हो गए किसके, CSR कमेटी के। आई गॉट इट। नेक्स्ट एक्शन टेकन बाय द बोर्ड। अब जो बोर्ड है, अब बोर्ड कौन, CSR कमेटी बोर्ड, वो क्या क्या एक्शन ले सकता है। फर्स्ट, आफ्टर एनालाइजिंग कमेटी रिपोर्ट बोर्ड अप्रूव्ड CSR पॉलिसी डिस्क्लोज कंटेंट एंड प्लेस ऑन कंपनी वेबसाइट। क्या क्या काम करना है उसे, सबसे पहले आफ्टर एनालाइजिंग कमेटी रिपोर्ट, जब कमेटी जब रिपोर्ट बना देती है तो उसका विश्लेषण करने के बाद में कंपनी का क्या काम है कि वह क्या करेगी, अप्रूव्ड CSR पॉलिसी, वह सबसे पहले CSR पॉलिसी को क्या करेगी, अप्रूव करेगी। फिर डिस्क्लोज कंटेंट्स, और इसके अलावा जो उसने जो पॉलिसी बनाई है वो उसको डिस्क्लोज, उसको ओपन करेगी सबके सामने। एंड प्लेस ऑन कंपनी वेबसाइट, और जो कंपनी की जो वेबसाइट है उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट को जो है प्रकट भी उसको मतलब को प्रदर्शित भी करेगी। ठीक है, आगे समझ में मतलब कि जो संचालक मंडल समिति की गई जो सिफारिशें थी ना, उन सिफारिशों के ऊपर विचार करेगा तथा कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन भी करेगा और अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से इस नीति को प्रकट भी करेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं CSR एक्सपेंडिचर, यानी CSR का जो खर्चा है वो है ना, क्या खर्च करना है। तो क्या बता रही है कि एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 3 जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, जैसे भी 1920 अभी 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है, अब 21 तक का फाइनेंशियल ईयर बनेगा 2021, तो 3 साल कौन से हो जाएंगे, 17, 18, 18, 19, 19, 20। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है, तो जो पहले के जो 3 साल है उनका कम से कम एटलीस्ट 2% नेट प्रॉफिट आपको किस पे खर्च करना है, CSR पॉलिसी पे। ठीक है, आगे समझ में, यानी कंपनी को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के जो 3 वर्ष हैं उनका औसत शुद्ध लाभों में से कम 2% निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों पर खर्च करना आवश्यक है। आगे समझ में।
तो ये भी पॉइंट आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रेफरेंस टू लोकल एरिया। अब इसके अलावा एक को रूल है क्या कि जो स्थानीय जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे स्थानीय क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश है, जहाँ पे कंपनी वर्क कर रही है, जहाँ पे कंपनी का एम्पायर है, ठीक है, वहाँ पे जो है किसको प्राथमिकता देगी, वो लोकल एरियाज को। लोकल एरियाज को किसके लिए, CSR के लिए, यानी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल एरिया में पहले उसको वहाँ पे करना होगा। कंपनी जो है का जो सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत जो है क्या है कि निष्पादित किए जाने वाले क्रियाकलापों में उस स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी जिस क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन द अमाउंट रीजन्स इन अनस्पेंट अमाउंट रीजन। देखिए हो भी सकता है ऐसा कि जो कंपनी है उससे वो अपनी जो है उससे जितनी राशि खर्च करनी थी वो राशि वो खर्च नहीं कर पाई है, तो बाकायदा उसको यह चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि उसने वह अमाउंट जो कम से कम था वो खर्च क्यों नहीं कर पाई, ठीक है। यानी उसे अपनी असफलता का उल्लेख करना होगा। यदि कोई कंपनी निर्धारित राशि को निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत में खर्च करने में असफल रहती है तो उसे अपनी संचालक मंडल के रिपोर्ट में इसका कारण का उल्लेख करना होगा, ठीक है। यानी जो रिपोर्ट प्रेजेंट होगी उस रिपोर्ट के अंदर इसको मेंशन करना आवश्यक है कि क्यों नहीं वो खर्च कर पाई, ठीक है। 7 पॉइंट एवरेज नेट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 198। यानी जो शुद्ध लाभ की गणना होगी है ना, एवरेज नेट प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 198। यानी सेक्शन 198 के तहत उनका एवरेज नेट प्रॉफिट का जो है वो क्या होगा की गणना होगी, ठीक है, लाभ शुद्ध लाभ की गणना। इसके बाद में कुछ अदर प्रोविजंस और हैं, ठीक है। अदर प्रोविजंस इट मीन जो अन्य जो इस कंपनीज एक्ट 2013 के तहत CSR के लिए बनाए उसमें ए है ए कंपनी कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो कंपनी CSR में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर कंपनी अलग अलग CSR के अंतर्गत इन्वेस्ट करे। इसके अंतर्गत एक या मतलब 2 या 2 से अधिक कंपनी यानी कंपनी किसी और कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट यानी के साथ में समझौता करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यानी एक कंपनी अपने साथ में किसी और कंपनी को भी मिलाकर और दोनों अपनी राशि को मिलाते हुए कोई बड़ा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सभी के ऊपर और फॉरेन कंपनी इन सभी के ऊपर लागू होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि CSR जो भी कंपनी है, चाहे वो होल्डिंग हो, चाहे सब्सिडरी हो, चाहे है ना, और चाहे फॉरेन कंपनी हो, उन सब के ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। B पॉइंट एक्टिविटीज़ बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज़ और देयर फैमिली विल नॉट कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़। क्या मतलब हुआ कि जो आप CSR की जो पॉलिसी एक्टिविटीज़ बना रहे हो वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और उनकी फैमिली के ऊपर लागू नहीं होते हैं, है ना। ऐसे क्रियाकलाप जो केवल कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवार के लाभ के लिए किए जाते हैं उन्हें CSR गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे समझ में कि कंपनी ये शो नहीं कर सकती कि हमने हमारे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए हमने इतना काम किया, या हमने हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए मकान बनवाए, या हमने हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ फैमिली के लिए इस तरीके से कोई अच्छी चीज़ की, कोई भी मान लीजिए। तो ऐसा शो करना, ऐसा होना CSR पॉलिसी के तहत जो है गलत माना जाएगा। आपको सोशल सर्विस ही करनी पड़ेगी, आप अपने एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिली के लिए किए गए कार्यों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग। जो इसके अलावा जो मॉनिटरिंग है यानी जो डायरेक्टर्स हैं या जो कमेटी है वो जो मॉनिटरिंग करेगी वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी तरीके से करेगी। उसका वो बाकायदा मतलब किसी भी गलत तरीके से उस अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट, CSR surplus shall not form part of the business profit of the company। यानी CSR के बाद में यदि फिर भी कोई राशि बच जाती है तो कंपनी के प्रॉफिट के रूप में नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट, अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स एंड इट्स
बोर्ड शेल कॉन्स्टिट्यूट इट्स CSR कमिटी विद 2 सच डायरेक्टर्स, कि यदि किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 ही यदि डायरेक्टर है, जैसे मैंने आपको रूल बताया था यहाँ पे 3 डायरेक्टर का, लेकिन प्राइवेट कंपनी है और उसमें यदि उसके 2 ही डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में तीसरे डायरेक्टर जो एक इंडिपेंडेंट हम कह रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। ये दो डायरेक्टर्स भी मिलके CSR कमेटी का गठन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो ये कुल मिला के आपके सामने पूरा CSR का पार्ट है। एग्जाम्स के अंतर्गत इसके बारे में इसके कुछ प्रोविजंस आते हैं, तो प्रोविजंस में आप इनके पॉइंट्स ये वाले लिख के आ जाएंगे। मीनिंग आता है तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अपनी बुक्स के अंदर आप इस पर वापस रीड कीजिए, इन पॉइंट्स को समझिए, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। ठीक है, तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो फाइनल वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू।